मेरा यही ख्याल है कि यही 2 टॉपिक्स आज कवर हो सकेंगे। ये वो 2 टॉपिक्स हैं जो आपके देखने का अंदाज़ बदल देंगे, जेनेटिक्स को और इनहेरिटेंस को। एक चीज़ है जिसको आप कहते हैं जीनोम इम्प्रिंटिंग, जीनोम इम्प्रिंटिंग। ये अब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स से बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। इस चीज़ का कोई ताल्लुक मेंडेलियन जेनेटिक्स से नहीं है। ये वो चीज हैं जिनको मेंडल एज्यूम भी नहीं कर सकता था कि ये कुछ भी हो सकता है। और ये वो चीजें हैं जो अभी हमें 3-4 साल पहले पता लग रही हैं, मतलब ये इतनी रिसेंट हैं मेंडेलियन जमाने से सदियों बाद। अब यहाँ पर जो है वो जीनोम इम्प्रिंटिंग क्या होता है। जीनोम इम्प्रिंटिंग बेटा एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें गैमीट फॉर्मेशन के दौरान नंबर 1 या फिर जाइगोट के बन जाने के बाद, अभी एम्ब्रियो नहीं बना होता, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एक काम होता है। और वो क्या होता है? वो होता है कि जो सेक्स बेस्ड जीन्स हैं उनको ऑफ कर दिया जाता है, या इसको आप एक और अंदाज से कह लेंगे कि सम जीन्स आर टर्न्ड ऑफ, सम जीन्स आर टर्न्ड ऑफ। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनको बकायदा ऑफ कर दिया जाता है कि वो जीन्स अगली जनरेशन में एक्सप्रेस ना हो, लेकिन फिर भी वो जीन एक्सप्रेस होते हैं। अब मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। होता क्या है? होता ये है कि कुछ जीन्स को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। कुछ मखसूस जीन्स होते हैं जो पैटर्नल गैमीट्स में ऑफ कर दिए जाते हैं, पैटर्नल गैमीट्स में ऑफ कर दिए जाते हैं। और वो जीन अगर आप में वर्किंग है तो इसका मतलब ये है कि वो जीन कहाँ से आया है। वो जीन अगर आप में वर्किंग है तो वो जीन मदर से आया है। फादर से आने वाला वो जीन स्नब कर दिया गया है, टर्न ऑफ कर दिया गया है। ये फिनोमिना जिसमें जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद या गैमीट फॉर्मेशन के दौरान किसी एक पेरेंट से आने वाले कुछ जीन्स को डेलिबरेटली टर्न ऑफ कर दिया जाए कि अगली नस्ल में ये वाला जीन मदर या फादर की तरफ से एक्सप्रेस नहीं होगा, इस फिनोमिना को आप कहते हैं जीनोम इम्प्रिंटिंग। इसका क्या मतलब है कि कुछ जीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं वो आपको अगर फादर से मिले हैं लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि वो जीन्स साइलेंट कर दिए गए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये मैं अभी थोड़ी देर इसकी कुछ रीजंस वगैरह भी आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कुछ जीन्स होते हैं पैटर्नल और मिटर्नल, मिटर्नल गैमीट। सम टाइम होता है कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जब एग बन रहा होता है तो एग की फॉर्मेशन के दौरान उन जीन्स को ऑफ कर दिया जाता है, यानी वो जीन्स अगर मदर में थे तो वो जीन्स जो हैं उनको ऑफ कर दिया जाएगा कि अगली नस्ल में जाकर ये जीन्स जो हैं ये काम अपना नहीं करेंगे। इसकी वो एक थोड़ी एक्सप्लेनेशन जरा इधर देखिएगा यहाँ पर। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो फीमेल की बर्थ होती है, फीमेल इज बॉर्न, और फीमेल की बर्थ होती है तो उस टाइम पर उसको जो है वो 23 का एक सेट मिलता है मदर की तरफ से और 23 का एक सेट मिलता है फादर की तरफ से। ठीक है, अब उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, सम कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं जी, सम कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, सम कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर है ही फादर की तरफ से, वो मदर की तरफ से उसके अंदर अपीयर ही नहीं हो रहे। तो क्या इसका और ये पूरी फैमिली में यही मामला है। ठीक है, और सम कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फादर के जीन ऑन होने की वजह से वो कैरेक्टर्स जो हैं वो उस पर्सन में आए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो बच्ची पैदा हुई है उसके अंदर वो जीन्स मदर की तरफ से भी मौजूद हैं, लेकिन जिस टाइम पर गैमीट्स बन रहे थे उस टाइम पर उन जीन्स को पर्टिकुलरली जो है वो ऑफ कर दिया गया है। तो बहुत से जीन्स जो है वो इस तरह से ऑफ कर दिए जाएंगे। इसकी मिसाल जो है अभी थोड़ी देर पहले मैं रिसर्च पेपर देख रहा था, यहाँ पे वो रिसर्च पेपर भी निकाल के बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स, बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हमें हो सकती हैं अगर
उन जीन्स को ऑफ ना किया जाए। आप यकीन करें कि एक दफा जब गैमीट बनने लगते हैं ना, तो सारे जीन्स ऑन किए जाते हैं, सब जीन्स, जितने जीन्स जो हैं वो वर्किंग कर सकते हैं उनको ऑन किया जाता है। गैमीट बनने के दौरान एक एक करके सब के ऊपर दोबारा से बटन ऑफ का लगाया जाता है कि ये जीन इधर से नहीं जाएगा, ये जीन इधर से ऑफ कर दिया जाएगा, ये जीन इधर से ऑफ कर दिया जाएगा। फायदा क्या होगा? एग्जाम्पल, फायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक जीन ले रहे हैं, एक क्रोमोसोम है, उसके अंदर एक जीन है जो लीथल जीन है, इसको मैं कैपिटल एल लिख देता हूं, और ये वो लीथल जीन है जो डोमिनेंट है, जो अगर डोमिनेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये डोमिनेंट जीन जो है ये डिजीज कॉज करेगा। लेकिन वही जीन जो है वो जब फादर की तरफ से आता है तो वो स्मॉल एल है, यानी कि वो जीन जो है वो क्या हो जाएगा, वो फेवर में हो जाएगा, ऑब्वियसली ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। अब क्या होगा, आपको एक बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो बेटी होती है उसको एक एक्स जो है वो मदर से मिलता है और एक जो एक्स है वो फादर से मिलता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर उस बेटी के अंदर ये दोनों क्रोमोसोम जमा होते हैं, जिसके अंदर जो है वो एक साइलेंट है और दूसरा जो है वो ऑन है, या यूं कह लीजिए कि ये वाला जो है ये रिसेसिव है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये जो दोनों हैं ये अपना काम नहीं करेंगे और उसमें क्या नहीं कॉज होगा, डिजीज कॉज नहीं होगी। इसका मतलब है ज्यादा खतरा किसको था? ज्यादा खतरा बेटी को था, क्योंकि ये जो जीन है ये किस पे लोकेटेड था, ये एक्स पर लोकेटेड था, और अगर ये जीन जो है इसको साइलेंट ना किया जाता तो वो डिजीज उस बच्ची में ट्रांसफर हो सकती थी। अब आइए लड़के के केस में। लड़के के केस में मदर ने क्या देना होता है? एक्स, और फादर ने क्या देना होता है? वाई, ठीक है, फादर ने वाई देना होता है। अब गौर से सुनिएगा, जब एक्स जो है उसका ये जीन साइलेंट कर दिया जाएगा, जब एक्स का ये जीन साइलेंट कर दिया जाएगा तो अब बच्चे में, लड़के में वो बीमारी जो है वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मदर की तरफ से वो जीन जो है वो क्या था, वो जीन टर्न ऑफ हो गया था, और जिसकी वजह से वो लड़का बच गया। अगर वो जीन टर्न ऑन होता, अगर उस जीन को साइलेंट ना किया जाता, तो फिर ये जीन जो है ये अगली नस्ल में बहुत लीथल डिजीजेस और ऐसी डिजीज जिसकी वजह से अबॉर्शन भी हो जाती है, ऐसी डिजीजेस कॉज कर सकता था। डीएनए को साइलेंट कैसे किया जाता है? एक फिनोमिना है जिसको आप कहते हैं डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन, डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है कि आप खास तौर पर एक खास किस्म का नाइट्रोजिनस बेस होती है साइटोसिन। साइटोसिन जो है इसके ऊपर आप मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर देते हैं, CH3 इधर से और CH3 इधर से। जब आप इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये जीन क्या हो जाता है? ये जीन हो जाता है साइलेंट। और जब ये जीन साइलेंट हो जाता है उसके बाद अब ये जीन मजीद वर्किंग नहीं करता। ये फिनोमिना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीएनए मिथाइलेशन का फिनोमिना है ये कब परफॉर्म किया जा रहा है? ये परफॉर्म किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन और आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन। फौरी तौर पर कुछ जीन्स को टर्न ऑफ कर दिया जाएगा। फौरी तौर पर क्यों किया जाएगा? क्योंकि अगर कोई जीन टर्न ऑफ हो जाने से रह जाता है तो अगले 100 ट्रिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं उन सब में वो जीन ऑन होकर जाएगा, और अगर वो जीन ऑन हो गया और वो लीथल हुआ तो वो डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे जिक्र ये कर रहा था कि मैं जो है वो उसका वो करने लगा था यहाँ पर जी, ये अदर बुक मार्क्स में मैंने अभी थोड़ी पहले सेव किया था, या मेरा ख्याल है इस वाले में पड़ा हुआ अकाउंट में मेरे ना। सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। अभी मैंने एक रिसर्च पेपर जो है ना वो अभी ये सारे रिसर्च पेपर सेव हुए हैं। ये रिसर्च पेपर्स में मैं थोड़ी देर पहले देखा था कि जीनोम की प्रिंटिंग में कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो असल में साइलेंट किए जाते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है। बहुत आर्टिकल है इसमें, देखिए कि वो यहाँ पर बात करता है जी, ये देखिए, mammals inherit two complete sets of chromosome, one from mother and one from father, and most autosomal genes will be expressed from both maternal and paternal alleles. Imprinted genes, however, are expressed from only one chromosome in a parent of origin dependent manner. यानी पेरेंट ऑफ ऑरिजिन,
उस क्रोमोसोम का कौन सा पेरेंट उस क्रोमोसोम का ओरिजिन है, ठीक है। Because silent and active promoters are present in a single nucleus, the differences in activity cannot be explained by transcription. अब होता क्या है कि बहुत से जीन्स के दो तरह के प्रोमोटर्स होते हैं। एक प्रोमोटर होता है जिसके जरिए आप जीन से प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है, और एक प्रोमोटर होता है जिससे आप उस जीन को कंप्लीटली ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो आमतौर पे जिस प्रोमोटर से आप जीन को ऑफ करते हैं उसको प्रोमोटर नहीं बल्कि ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात आप डीएनए मिथाइलेशन भी नहीं करते, आप सिर्फ किसको ऑफ कर देते हैं, ऑपरेटर को ऑफ कर देते हैं, और जब ऑपरेटर ऑफ होता है तो उसके बाद कोई ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होती। इधर और मजीद देखिएगा, सॉरी ये क्या था, इसमें देखिए, thus transcription of imprinted genes represents a clear situation in which epigenetic mechanism restrict gene expression। जिसका मैंने, ये जो डीएनए मेथाइलेशन है ना, ये एक पूरी फील्ड है, एक जेनेटिक्स की एक फील्ड होती है जिसको आप कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में सिर्फ उन जीन्स को स्टडी किया जाता है जो साइलेंस हो जाते हैं, डीएनए साइलेंस जो हो जाते हैं ना, डीएनए साइलेंसिंग जो फिनोमिना है वो एपिजेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो वो यही कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इम्प्रिंटेड जीन्स represents a clear situation in which epigenetic mechanism, उससे प्रेस हो गया गलती से, ठहरिए, restrict gene expression and therefore offers a model of understanding the role of DNA modification and chromatin structure। ओवरऑल वो क्या बात कर रहा है कि जब गैमीट्स आगे ट्रांसफर किए जाते हैं तो उस टाइम पर क्रोमोसोम को मॉडिफाई किया जाता है, और क्रोमोसोम को मॉडिफाई करके उस तरह का नहीं रहने दिया जाता जिस तरह का वो अगली नस्ल में, अगर वो कंप्लीटली ऑन हो तो वो उस तरह का हो सकता था, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है और बहुत से जीन्स ऑफ कर दिए जाते हैं, इस डर से वो डिजीजेस अगली नस्ल में ना जाएं। बात को ओपन हो रही है, ये देखिए, और ये देखिए, द नॉन इक्विवेलेंस ऑफ मेटरनली एंड पेटर्नली कंट्रीब्यूटेड जीनोम वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। ये जिन्होंने आइडेंटिफाई किया उसकी बात वो कर रहा है। यहां पर वो कहता है एक बड़ा ह्यूमन जेनेटिसिस्ट, ये देखिए यहां से, have identified by association of uniparental inheritance of these regions with specific diseases। this is the point। वो खास डिजीजेस के जीन्स हैं जिनको खास एहतमाम करके टर्न ऑफ कर दिया जाता है। वो अगर पेरेंट मदर से आ रही हैं, वो अगर फादर से आ रही हैं, तो खास अंदाज से उनको जो है वो मिथाइलेशन करके उनके ऊपर टैग लगा दिए जाते हैं कि इनको मत छेड़ना, इनको छेड़ा तो मारे जाओगे, ठीक है। ये जो है वो, इसको आप कहते हैं एपिजेनेटिक्स, और इस फिनोमिना को जीनोम इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। क्रोमोसोमल रीजन्स लाइकली टू कैरी इम्प्रिंटेड जीन, साइलेंस जीन जो है उनको ऑफ कर दिया जाता है। अदर डिजीजेस क्लियरली एसोसिएटेड विद इम्प्रिंटेड जीन्स इंक्लूड पार्डर-विलाय सिंड्रोम, एंगलमैन सिंड्रोम एंड रसल सिल्वर सिंड्रोम, जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना। और हमने क्यों नहीं सुना, ये रेयर केसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मिथाइलेशन किसी वजह से नहीं हो सकी और आप जीन्स ऑफ ना कर सके तो इसका मतलब है सिर्फ तभी वो डिजीज कॉज होगी, अदरवाइज वो डिजीज कॉज नहीं होगी, ठीक है। तो खास तौर पर एक तो इसका डिपेंड क्या करता है कि अगर तो वो जीन मदर की तरफ से आ रहा है तो उस जीन को ऑफ किया जाता है, ठीक है, यानी मदर और फादर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन एक चीज और जो बहुत मैटर करती है वो क्या है, वो है कि अगर वो जीन डिजीज का है तो हमारी बॉडी बाकायदा शऊरी तौर पे उस डिजीज को जो है वो उस डिजीज के जीन को ऑफ करती है, ठीक है। मुझे पता है बहुत से सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मजीद इसको जो है वो बता दूं। ये देखिए, imprinted genes contribute to language development and social affiliation and probably to other complex behavioral phenotypes including alcohol preference, schizophrenia, bipolar affective disorder in humans। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपके लिए एक रिसर्च का रजिस्टर खोल रही है कि सम टाइम अगर इम्प्रिंटेड जीन को ऑफ नहीं किया जाता, इम्प्रिंटेड जीन कह रहा हूं, अगर उस डिजीज के जीन को ऑफ नहीं किया जाता
तो ये जो हैं कैरेक्टर्स, ये आगे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बच्चे में हो। जिस बच्चे की फॉर्मेशन के टाइम पे जो गैमीट्स बने थे, अगर उसके टाइम पे ये ऑफ होने से रह जाएं तो डिजीज ट्रांसपोर्ट होगी। और इसमें दो बड़ी खतरनाक डिजीजेस का नाम लिखा हुआ है, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, दोनों का ताल्लुक दिमाग से। तो इस और ये ज्यादातर जो हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मेटर्निटी या पेटर्निटी, पेटर्नल जीन्स करते हैं या मेटर्नल जीन्स करते हैं, जो भी है, लेकिन ये जो स्पेशली जो है वो एहतमाम किया जाता है। डिस्ट्रप्शन इन मोनो एलिलिक एक्सप्रेशन ऑफ इम्प्रिंटेड जीन्स में बी द मोस्ट कॉमन म्यूटेशंस एसोसिएटेड विद कैंसर। लें जी, अगर इम्प्रिंटेड जीन्स के साथ छेड़ाछाड़ी की जाए, अगर आपका कोई म्यूटेजिन इम्प्रिंटेड जीन को ऑन कर देता है, यानी साइलेंस जीन को ऑन कर देता है, तो उसके नतीजे में कैंसर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीन्स हैं, इनको स्पेसिफिकली गैमीट बनने के टाइम पे ऑफ करने की जरूरत होती है। अगर ये नहीं होते तो फिर वो जो डिजीज स्पेसिफिक है वो आगे ट्रांसपोर्ट होती है। यहां आपके सवाल करने के बजाय मैं आपसे सवाल करता हूं, बेटा किधर गई मेंडेलियन जेनेटिक्स और किधर गए इनहेरिटेंस पैटर्न? किधर गई वो डिटर्मिनेशन कि जिसमें आप डिटरमिन करते थे कि ये जी बोलिए सर। मैं नहीं 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 नहीं, मैं मेंडल को कसूर नहीं कर रहा दे रहा। मैं कह रहा हूं वो इनहेरिटेंस पैटर्न किधर गया जिस पे आपकी पूरी जेनेटिक्स खड़ी है। वो इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं है। अब आप क्या कह सकते हैं, अगर एक बच्चे की बारी में एक जीन इम्प्रिंट हो गया, ऑफ कर दिया गया, और दूसरे बच्चे की बारी में बाई चांस वो जीन इम्प्रिंट होने से रह गया, अब यहां पर वंस अगेन जो मैंने वर्ड बोला उस पर गौर करें, बाई चांस, तो वो डिजीज अगली नस्ल में जाएगी, चाहे बाकी बच्चों को नहीं है, उस एक को है। आप गौर कीजिए सम टाइम क्या होता है। अब यहां पे आपको एक और बात समझ आएगी। सम टाइम होता है बाकी बच्चे नॉर्मल है, बहुत से ऐसे केसेस हैं, आपके सामने भी होंगे, मेरे सामने बहुत है, बाकी बच्चे नॉर्मल है। एक बच्चे को या बाइपोलर डिसऑर्डर है या उस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया है, ये दोनों नफसियाती बीमारी है। तो वो जेनेटिक्स क्या हुई कि जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक जीन खराब हो गया, अगर एक जीन मदर और फादर से आ रहा है, तो वो सब बच्चों को क्यों नहीं हुआ? वो सब बच्चों को इसीलिए नहीं हुआ, हम कहते हैं, हम इसको किसका नाम दे देते हैं, हमारा जो महदूद जेनेटिक्स है ना, उस महदूद जेनेटिक्स को ओपन करने की बात कर रहा हूं मैं। हम क्या कहते हैं, फलां डिजीज लड़कों को होती है, फलां डिजीज लड़कियों को होती है। सवाल ये पैदा होता है कि 3 लड़के 3 लड़कियां, दो जो है वो एक कपल है, एक माँ बाप है, उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चियां हैं, उन तीनों में से 5 नॉर्मल हैं, एक लड़के को स्किज़ोफ्रेनिया। कहाँ गए जीन, किधर गया वो जेनेटिक पैटर्न? इसका मतलब ये है कि असल में वो जो, एक मिनट रुकिएगा, असल में वो जो फिनोमिना, वेट 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 वेट, असल में वो जो फिनोमिना है, असल में वो जो इम्प्रिंटिंग है, वो किसी एक टाइम पर बाई चांस होने से रह गई है। इसमें ये नहीं है कि किसी एक फैमिली के जीन्स का कसूर है, ये जीन सब में मौजूद है। गौर कीजिए मेरी बात के ऊपर, ये जीन सब में मौजूद है, जिनको इम्प्रिंट किया जाता है, जिनको एवरी टाइम साइलेंट किया जाता है, लेकिन बाय चांस ये जीन ऑन रहने का खदशा होता है। और मैं बड़ी देर से इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस ढूंढ रहा हूं कि कब इनको साइलेंट किया जाता है, क्यों साइलेंट किया जाता है, और क्या बेस होती है कि इन जीन्स को पहचाना जाता है। लेकिन मुझे अभी तक इसकी मॉलिक्यूलर बेस नहीं मिली कि किस बेस पे इन जीन्स को पहचान के पहले इनको नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर इनको दोबारा ऑफ किया जाता है। मुझे इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस अभी तक नहीं मिली, ठीक है। लेकिन ये बात वाजे है कि इन लीथल जीन्स को बकायदा ऑफ किया जाता है। जी आप क्वेश्चन कीजिए, मैं जो है वो यहां से एक दो और चीजें देख लूं।
सदफ बेटा आपकी आवाज टोटल कट गई, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा फिर एक और चीज देखिए यहाँ पे, इधर गौर कीजिए। नोट दैट अनलाइक सेक्स लिंक्ड जीन्स मोस्ट इम्प्रिंटेड जीन्स आर ऑन ऑटोसोम्स। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो जीन किसी एक बच्चे में अपीयर हुआ है वो सेक्स लिंक था। स्किज़ोफ्रेनिया की एग्जांपल दी ना मैंने अभी। जो जीन किसी एक बच्चे में ऑन हो गया वो सेक्स लिंक नहीं है, क्योंकि अगर वो इम्प्रिंटेड है तो इम्प्रिंटेड ज्यादातर ऑटोसोम्स पर होते हैं। इसका मतलब है हमारे ऑटोसोम्स भी डिजीज कैरी करके आगे लेकर जा रहे होते हैं और उनको बकायदा ऑफ किया जाता है। और अगर वो ऑन रह जाएं तो वो डिजीज सेक्स लिंक नहीं है, वो इम्प्रिंटेड जीन की डिजीज है जो गलती से ऑन रह गया। जी बेटा। और कोई सवाल? जी बेटा। हम्म। 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 अब इसमें देखिए ना, इसमें जो मैंने यही कहा ना कि एक तो आपके पास एक तो उसकी बहुत क्लियर मॉलिक्यूलर बेस नहीं है, लेकिन इस बात को जहन में रखिए कि मदर में अगर वो जीन मुस्तकिल वो है, डोमिनेंट है, या मदर में वो जीन अगर डोमिनेंट होकर आ रहा है तो उस जीन को डेलिबरेटली पहले ऑन करके फिर ऑफ किया जाएगा। इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ कैम्बेल में लिखा हुआ है कि सारे जीन्स को पहले ऑन किया जाता है, फिर उनको चेक करके एक एक करके ऑफ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर फादर से भी वो लीथल एलील आ सकता है तो उसको भी बकायदा चेक करके ऑफ किया जाएगा कि ये जो लीथल एलील है, ये जो लीथल जीन है, ये किसी भी तरीके से अगली नस्ल में ना जाए। तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मेटरनल एलील ऑफ हो, पेटर्नल ना हो, पेटर्नल एलील ऑफ हो, मेटरनल ना हो, दोनों एलील ऑफ हो, ये इम्कान भी है। ठीक है, ये जो है वो पूरा इम्कान मौजूद है। ये देखिए, ये एक और बात लिखी हुई है यहाँ पर। जीनोम वाइड स्कैन्स दैट डिपेंड ऑन डिफरेंशियल एक्सप्रेशन और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल एलील्स ऑफ इम्प्रिंटेड जीन्स, ये जो है वो जीनोम वाइज स्कैन किए गए इन साइंटिस्ट ने ना बकायदा सेवरल अप्रोचेस आइसोलेट किया गया इम्प्रिंटेड जीन्स को और बकायदा उनके स्कैन किए। इट हैज बिकम क्लियर दैट इम्प्रिंटेड जीन्स आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम बट रादर आर ऑफन कंसंट्रेटेड इन डिस्क्रीट क्लस्टर्स। ये एक बात है जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि जिस जगह पर वो इम्प्रिंटेड जीन्स मौजूद है ना, वो क्रोमोसोम का खास पोर्शन है। उस पोर्शन के जितने जीन्स हैं उस पोर्शन के तमाम जीन्स को ऑफ कर दिया जाएगा। ये वो अप्रोच है जो असल में अब यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आप इम्प्रिंटेड जीन्स को ह्यूमन जीनोम में देखते हैं तो आपको पता ये लगता है कि इम्प्रिंटेड जीन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि फला क्रोमोसोम 1 पे है, ये क्रोमोसोम 25 पे है, ये 35 पे है, ये 40 पे है, ये 46 पे है। नहीं, कुछ खास क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ क्लस्टर्स हैं जो इम्प्रिंटेड जीन्स होते हैं और उन क्लस्टर्स को एवरी टाइम ओपन करके क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन है। इसका मतलब है जो एंजाइम्स उनको ऑफ करते हैं उनके लिए वो जो क्लस्टर ऑफ जीन है वो एक आइडेंटिफाइंग जो है वो रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है कि यहां से वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये जो जीन का क्लस्टर है इसको ऑन नहीं होने देना। ये एक मॉलिक्यूलर बेस हो सकती है। जैसे जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने कहा था कि जो सैटेलाइट डीएनए है उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? काइनेटोकोर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है और उसके ऊपर जाकर अटैच होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो एंजाइम है वो इस क्लस्टर ऑफ जीन्स को रिकॉग्नाइज करेगा और इनको जाके फौरी तौर पर टर्न ऑफ करेगा, वरना ये बहुत लीथल नताइज निकाल सकते हैं। दस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन इम्प्रिंटेड जीन हैज ऑफन लेड टू द रैपिड डिटर्मिनेशन, और ये गौर कीजिएगा सेंटेंस के ऊपर, दैट नियर बाय जीन्स आर ऑल्सो इम्प्रिंटेड। अच्छा, आपको आज मेरा टीचिंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं आज थोड़ी सी रीडिंग कर रहा हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि ये डाटा कैम्बल में इनफ नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं लिखा हुआ। ये एक ऐसी चीज है जिसका ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए। क्यों? आप ह्यूमन जेनेटिक्स को सोचिए तो सही
कि बहुत से केसेस में जो ह्यूमन जेनेटिक्स है वो डिपेंड ही इम्प्रिंटेड जीन्स पर कर रही है। ह्यूमन डिजीजेस जो हैं, जो इनक्योरेबल डिजीजेस हैं, वो डिपेंड ही इम्प्रिंटेड जीन्स पर कर रही हैं। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब हमें एक दफा एक इम्प्रिंटेड जीन मिलता है ना, तो हम उसी साइट पर उसके इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें 4-5 और भी इम्प्रिंटेड जीन्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है इम्प्रिंटेड जीन्स ऑलमोस्ट हर दफा एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। The paternal specific expression of IGF2 gene to be identified as imprinted was discovered in this way। मतलब वो बता रहे हैं कि कौन कौन से जीन जो है वो हमें इसी तरीके से मिले। बेटा ये जो एक कलेक्शन ऑफ है ना, ये पूरा बहुत बड़ा सारा वो है पेज, जिसके ऊपर कई जो है ना रिसर्च पेपर्स, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। तो वो आप देख सकते हैं, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ सका, ठीक है। ये रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, रिसर्च पेपर्स भी मौजूद हैं। समरी एक दफा रीड कर लेते हैं इसकी। इम्प्रिंटिंग रिमेन्स लार्जली मिस्टीरियस, बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब आप देख लीजिए, इसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा है, इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस भी उस तरह नहीं है। Recent experiment have considerable progress in elucidating some of the mechanism for monoallelic expression। monoallelic expression का क्या मतलब है कि एक एलील, चाहे वो पैटर्नल एलील है चाहे वो मैटरनल एलील है, एक एलील ऑफ है और एक एक्सप्रेशन दे रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप मोनोएलीलिक एक्सप्रेशन कहते हैं। Indicate that although DNA methylation plays a crucial role, its direct effect on transcription will vary from locus to locus। At the H19 IGF2 locus, methylation represses transcription of the paternal H19 allele by directly blocking the activation of H19 promoter। प्रोमोटर को ऑफ कर देता है, लेकिन उसको एक्टिवेट भी कर सकता है। आगे अब मजीद नहीं जाते क्योंकि बात कंफ्यूजिंग है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। These examples of imprinting effects on promoter activation, insulator function, and long-range chromatin structure suggest that imprinting has evolved in the mammal by using conventional mechanism of transcriptional regulation। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का क्या मतलब है कि प्रोटीन बनने दी जाए या ना बनने दी जाए, इस तरीके से बहुत से जीन्स को ऑफ या ऑन किया जाता है, ठीक है। और इस फिनोमिना को आप जीनोम इम्प्रिंटिंग कहते हैं। और इसकी अफादियत, इसकी इंपॉर्टेंस का आपको अब यहाँ पर पता लग गया कि जिस तरह की डिजीजेस जो हैं वो इससे एसोसिएटेड हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि अगर ये जीन्स ऑन रह जाएं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। और अगर ये जीन मदर से ऑफ किए गए हैं तो उसकी भी कोई ना कोई रीजन है, अगर ये जीन फादर से ऑफ किए गए हैं तो उसकी भी कोई ना कोई रीजन है, और अगर ये जीन दोनों तरफ से ऑफ आ रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई रीजन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब आइए, जो मैंने आपको कहा था कि मैं अगले एपिसोड में आपको एक वो चीज बताऊंगा जो माइंड ब्लोइंग होगी। अभी तो मेरा ख्याल है यही काफी माइंड ब्लोइंग रही है, लेकिन अब मैं आपको जो है ना वो एक और चीज बताने लगा हूं। जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? इनको आप रूडिमेंट्री जीन्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये टर्न ऑन बहरहाल हो सकते हैं, इनको टर्न ऑन करके ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनका काम, इनको पर्पसफुली ऑफ किया जाता है। रूडिमेंट्री वो है जो कि एंसेस्ट्रल निशानी है और उसका कोई खास फंक्शन नहीं है, और ना ही उसको कोई जो है वो ऐसी कोई वो है अपना, उसको ऑन किया जाता है, ना ही कोई ऐसा जो है वो काम किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको रूडिमेंट्री क्लास में शामिल करना जो है उसमें इतना हर्ज भी नहीं है। क्यों? ये हैं तो एंसेस्ट्रल, ठीक है। और रूडिमेंट्री जो आमतौर पर होते हैं वो वही जीन्स होते हैं जो एंसेस्ट्रल होते हैं। और एक चीज का बनना और बाद में उसकी वर्किंग ना करना, ये रूडिमेंट्री, आमतौर पे रूडिमेंट्री कहलाती है चीज। तो ऐसे मौके पे आप इनको रूडिमेंट्री कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन इनको लाना चाहिए या नहीं वो इंशाल्लाह मैं देख कर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है वो एक इनहेरिटेंस होती है जो ऑर्गेनल के जीन्स की होती है। ऑर्गेनल के जीन कौन से होते हैं बेटा? एक तो जीन्स हैं जो आपके न्यूक्लियस में आ रहे हैं, नॉन क्रोमोसोमल। ये देखिए, ये अब मैं आप लोगों को एक और इनहेरिटेंस मुतारिफ कराने लगा हूं, ये है नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस।
ये नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वो है जो कि कहाँ से आ सकती है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल जीन से आ सकती है। ये वो इनहेरिटेंस है जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपकी इनहेरिटेंस में कंट्रीब्यूट करता है, आपके बहुत से कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, आपकी बहुत सी डिजीजेस को डेवलप करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रोटीन बनाता है। यानी आपके अंदर जो इनहेरिटेंस है वो सिर्फ आपके क्रोमोसोमल जीन्स की नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हैं वो भी आपकी इनहेरिटेंस में पार्ट प्ले कर रहे हैं। और प्लांट्स की इनहेरिटेंस पैटर्न में जो प्लास्टिड डीएनए है वो भी पार्ट प्ले कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं। और बहुत से प्लांट्स एनी का मेरा ख्याल सिग्नल्स का इशू आ रहा है। असल में जो बच्चे प्रेजेंट है मैं नहीं चाह रहा कि वो बात को मिस करें। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनका एक कलर पैटर्न आपको नजर आता है कि पत्ते के ऊपर डिफरेंट निशान होते हैं। वो पत्ते के ऊपर जो निशान बने होते हैं वो उनके क्रोमोसोमल डीएनए में नहीं होते। ये जैसे निशान है, आपने अक्सर ऐसे पत्ते देखे होंगे। बेटा ये पत्ते क्रोमोसोमल डीएनए के पैटर्न नहीं है। यानी जो प्लांट का न्यूक्लियस है, ये पत्ते प्लांट के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम से नहीं बने। इन पत्तों का जो पैटर्न बना है वो प्लास्टिड के डीएनए जो है उसकी वजह से ये जो पत्ते हैं उसका पैटर्न बना है। यानी असल में जो क्रोमोप्लास्ट का डीएनए है उसने प्लांट के कलर के ऊपर इफेक्ट किया है, विच मींस कि जो प्लांट का अपना डीएनए है यहां पर वो सप्रेसिव है। प्लांट का अपना डीएनए प्लांट के कलर में उतना पार्ट प्ले नहीं कर रहा जितना प्लांट के कलर में प्लास्टिड का डीएनए पार्टिसिपेट करता है। और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रीन के अलावा जो कलर होते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट का डीएनए एक्सप्रेस होगा तो कलर नजर आएंगे ना आपको। इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड का डीएनए है वो कलर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी तो प्लास्टिड है। आपको प्लांट किसकी वजह से ग्रीन नजर आता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसका मतलब है जो प्लांट का कलर है वो बहरहाल किसी प्लास्टिड के डीएनए की वजह से है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए हो चाहे वो क्रोमोप्लास्ट का डीएनए हो। लेकिन यहां पर इनहेरिटेंस कौन सी इन्वॉल्व है? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन्वॉल्व नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है। प्लांट्स के अंदर तो हो गई एग्जांपल। अब आइए ह्यूमन में, जो असल बात में आपको आज माइंड ब्लोइंग किस्म की बताने लगूं। एंड आफ्टर दैट आप वही मैं अपनी कैफियत बताता हूँ कि उसके बाद मेरा ये हाल होता है कि मैं हथियार फेंक देता हूँ कि मुझे बड़ा कुछ आता है। उसके बाद आपके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। बेटा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना, सबसे पहले तो ये आता ही मदर से है, फादर से आने के चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर जो एग बनाती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। जो एग बनता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। और जो फादर है उसके माइटोकॉन्ड्रिया जस्ट स्पर्म को हेल्प करते हैं ट्रेवल करने के लिए, न्यूक्लियस हवाले किया बस। उसके अलावा फादर के माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता। ये जितनी डिजीजेस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आती हैं, इसमें जो डीएनए जिसकी तरफ से आता है वो मदर की तरफ से आता है। और तो कौन सी डिजीजेस इन्वॉल्व हैं, जरा एक दफा सुनिएगा और सर धुनिएगा। बेटा वो जो डिजीजेस इन्वॉल्व हैं जिनसे माइटोकॉन्ड्रिया फड्डे डालता है हमारी बॉडी में, वो हार्ट फेलियर है, वो स्किज़ोफ्रेनिया है, सॉरी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी, ये एपिलेप्सी जिसको आप मिर्गी कहते हैं, इसका ताल्लुक आपके ओरिजिनल क्रोमोसोमल डीएनए से शायद नहीं है बल्कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। इसके अलावा एक डिजीज होती है जिसको आप नाम देते हैं, यहां पर लिखा था ऑप्टिक न्यूरोपैथी और माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं एक दफा रिमाइंड करवा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है
उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वही होता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। जरा इसको एक दफा मैग्नीफाई करके अगर मैं दिखाऊं, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो क्या करती है, एटीपी प्रोड्यूस करवाती है। आप लोगों को ये बात पता है पहले से, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो स्पेशल प्रोटीन होती है जिनको आप कहते हैं साइटोक्रोम्स, इनको आप साइटोक्रोम्स कहते हैं, ठीक है। ये साइटोक्रोम्स हैं, और ये जो साइटोक्रोम्स हैं ये असल में क्या चीजें हैं, ये असल में प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब है ये साइटोक्रोम किससे बन रही हैं, ये साइटोक्रोम बन रही हैं प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमेशा जो है वो सर्कुलर होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये जब ट्रांसलेशन होगी इसकी तो ये क्या बनाएगा, साइटोक्रोम्स बनाएगा। अब फर्ज कर लें कि साइटोक्रोम जो जीन है वो म्यूटेट हो जाए, साइटोक्रोम जीन म्यूटेटेड, एटीपी नहीं बनेगी, और जब एटीपी नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी ना तो मस्कुलरली डेवलप होगी, ना एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करेगी, बल्कि जब आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसके जरिए एटीपी बननी थी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट नहीं बनी, साइटोक्रोम नहीं बने, और साइटोक्रोम ना बनने की वजह से एटीपी आधी से भी कम बन रही है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, मायो मसल्स पैथी, पैथोलॉजी डिजीज है ना मायोपैथी, ये माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन जब एक दफा डिजीज हो जाते हैं, म्यूटेट हो जाते हैं, तो फिर मसल्स की पावर नहीं रहती। और आपको ये बात एक और भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो जगह पर सबसे ज्यादा होते हैं, एक हमारे न्यूरॉन्स में, दूसरा हमारे मसल्स में, और उन मसल्स में कार्डियक मसल्स भी आते हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल जीन खराब हो जाते हैं तो कार्डियक मसल्स भी फेल हो सकते हैं। इस तरह मैंने आपको अभी मायोपैथी का बताया। फिर एपिलेप्सी ब्रेन के साथ ताल्लुक है। इसी तरीके से ये देखिए एक और डिजीज लिखी हुई है, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। आंख की नर्व 30 साल की एज में आके एकदम फारिग हो जाती है, ब्लाइंडनेस। ये क्यों हुआ? आमतौर पे समझ ही नहीं आता, एक बच्चा अपनी जिंदगी में सारा अरसा देखता आ रहा है, एकदम उस दौरान ब्लाइंडनेस हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया से ताल्लुक है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इन एडिशन टू रेयर डिजीजेस, mitochondrial mutation inherited from a person's mother may contribute to at least some types of legy। यहां आके जब मैंने यहां तक पढ़ा ना ये, उसके बाद आई वॉज रियली शॉक्ड कि यार बंदा किस रीजन पे फोकस करे कि डायबिटीज की क्या रीजन हो सकती। इवन डायबिटीज में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का भी रोल है। आगे आइए, हार्ट डिजीजेस, अदर डिसऑर्डर्स कॉमनली debilitate द एल्डरली। ओए होए होए होए, ये एक और वो चीज है जिसके बाद आप जो है वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, अल्जाइमर। और अल्जाइमर वो डिजीज है जो फैमिलीज में चलती है, फेमिलियल डिजीज है, और एक खास एज के बाद अल्जाइमर शुरू होती है, और जब शुरू होती है तो उसके बाद भी एक टाइम आता है कि आप चबाना भूल जाते हैं, आप खाना भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि कपड़े पहनना भी कोई चीज थी, आप ये भूल जाते हैं कि फलां शख्स की अगर शक्ल है तो वो शक्ल पहले मुझे, ये बंदा मुझे कैसे, आप ओल्ड ओल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरीज तक वॉश आउट हो जाती हैं। और इसके एक्सट्रीम केस में योर बॉडी इवन फॉरगेट्स टू ब्रीथ, सांस तक लेना भूल जाती है बॉडी। और इसका ताल्लुक भी माइटोकॉन्ड्रिया से किसी हद तक है, सिर्फ नहीं है लेकिन है। और माइटोकॉन्ड्रिया, एक और बात अब आपको बताता हूँ, लेक्चर खत्म कर रहा हूं मैं, एक और बात अब आपको बताता हूँ कि बहुत से केसेस में, मैंने आपको कल कहा था ना कि बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए तो एबॉर्शन हो जाती है। और इसमें हमने कहा था कि तकरीबन 20% या मोस्ट एबॉर्शन जो होती है ना वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ने से होती है। लेकिन बहुत दफा एबॉर्शन में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स का रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन म्यूटेट हुआ, एटीपी बनना बंद हुई, एबॉर्शन हो गई, जो फीटस बन रहा था वो डेड हो गया।
तो दो मेजर रीजंस हैं जो वर्ल्ड वाइड अबॉर्शंस की हैं। एक क्रोमोसोमल एबरेशन, इस तरह का चेंज आया क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जी बेटा, अब बताइए। यस, दिस इज द लास्ट कंक्लूजन। ये लास्ट कंक्लूजन है वाकई, कि आप किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, आप किसी एक जगह नहीं पहुंच सकते ह्यूमन में, क्योंकि एवरीथिंग इज मल्टीफैक्टोरियल। हर चीज जब जो है वो एक जगह से सिर्फ उसका ओरिजिन नहीं पता लग सकता, आप हर चीज को एक ओरिजिन नहीं दे सकते। दिस इज द लास्ट कंक्लूजन।